हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आयशा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें बहुत से स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो आज ये टॉपिक उन सब की बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा हिंदी वर्णमाला। आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी, पहले क्लासेस में पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला, लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे जो ये वर्णमाला है इसका विस्तार होने लगता है और उसी विस्तार को आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर के प्रकार। तो देखिए, स्वर जो होता है हमारा हिंदी में दो पार्ट्स होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 11 तरह के स्वर होते हैं। अ से लेके अ तक जितने भी अ आ ई उ ये सब आते हैं, ये सब हमारे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है। इसके बाद बाकी के स्वर बचते हैं हमारे औ के बाद अंग और अह। ये दो स्वर और होते हैं। वैसे तो अ से लेकर अंग तक होते हैं, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे स्वर जो होते हैं 13 होते हैं, अ से लेकर अह तक। लेकिन बड़ी क्लासेस में आने के बाद इसका विस्तार होने लगता है, तो इन स्वरों के भी पार्ट्स हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं ये लोग। तो 11 स्वर जो होते हैं हमारे अ से अ तक होते हैं। बाकी के दो स्वर होते हैं जिनको हम कहते हैं अयोगवाह। ये दो होते हैं, अह और अंग और अह। वैसे तो आप लोग जानते हैं कुल स्वर जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, 13 होते हैं, अंग से अ से अह तक। अ से अह तक होते हैं। अब आप देखिए व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन आपके इसमें अलग अलग व्यंजन हैं। एक व्यंजन होता है स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। क से स्पर्शी व्यंजन आपको पता होगा 25 होते हैं। क से म तक क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ, ये सब होते हैं आपके। ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसमें दो और होते हैं आपके। डमरू वाला जो ड होता है वो अड़ा और ड़, ये दो होते हैं। ये स्पर्शी में ही आते हैं वैसे तो, लेकिन अलग होते हैं, लेकिन इसमें ऐड किए गए हैं, स्पर्शी व्यंजन में ही काउंट किए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो 27 होते हैं। आगे हम इसको डीपली बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं स्पर्शी व्यंजन, आगे बताएंगे हम आपको। अगले होते हैं आपके द्विगुण, जो आपने अभी स्पर्शी व्यंजन में पढ़े थे। इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या हमारी 2 होती है, ड़ और ढ, ये होते हैं दोनों। अगला हमारा है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है हमारी 4, य र ल व, ये 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजन में क्या होता है आपका कि ऊष्मा निकलती है। ये 4 होते हैं आपके, श शलजम, षटकोण, स सपेरा, ह हल। श श स ह, ये आपके 4 होते हैं। फिर आते हैं आपके आगत व्यंजन। आगत व्यंजन आपके 2 होते हैं, ज और फ, ये 2 होते हैं आपके आगत व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे, वो हमारे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन में अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अक्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र से श्रमिक, ये आपके 4 होते हैं। इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तो टोटल आपकी वर्णमाला में जितने वर्ण होते हैं अ से लेकर ज्ञ तक, ये सब मिलाकर आपके 52 बनते हैं। इसमें आपके सारे आ जाते हैं जितने भी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सारे व्यंजन और स्वर आपके अयोगवाह, ये सारे जो स्वर हैं आपके, ये सब मिलाकर कितने बनते हैं हमारे वर्ण? 52 बनते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे कि अयोगवाह और अनुस्वार क्या होता है। अयोगवाह अनुस्वार दोनों नाम एक ही हैं, एक ही उसको कहते हैं। जो अंग होता है ये अयोगवाह कहलाता है या अनुस्वार कहलाता है। स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद बोला जाने वाला हलन, आपने कोई भी स्वर लिया, माना आपने प्रपंच ले लिया, ये स्वर है, तो इसमें स्वर के बाद जैसे प्र है, प्र के बाद जो पंच में पंच अंग की आवाज़ आई, ये आपका अयोगवाह या अनुस्वार कहलाया। ठीक है। जैसे स्वर के बाद बोला जाने वाला हलन, जैसे प्रपंच, कंठ, छंद, ये आपके अनुस्वार या
अयुग्वा कहलाते हैं। इसी में आपका देखिए अनुनासिक है। अनुनासिक को हम विसर्ग भी कह सकते हैं, इसकी भी दो नाम होते हैं। जैसे अयुग्वा के दो नाम होते हैं, अयुग्वा अनुस्वार, वैसे ही अनुनासिक के दो नाम होते हैं, अनुनासिक और विसर्ग। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, वैसे तो आपको दोनों नाम याद रहने चाहिए, अच्छी बात है। ये होता है हमारा अह, आपने देखा होगा अंग अह, ठीक है। तो इसमें हमारे कैसे शब्द आते हैं, जैसे प्रातः, आप लोग कहते हैं ना पोयम होती है प्रातः काल उठना चाहिए, यानी सवेरे सवेरे उठना चाहिए। तो प्रातः त में जो अह की आवाज़ आ रही है, जिसे हम विसर्ग कहते हैं, उसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। जैसे अतः, अतः प्रातः, ये क्या है हमारे अनुनासिक या विसर्ग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहला है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। अभी तो हमने स्वर व्यंजन पढ़े थे कितने तरह के होते हैं, अब हम इनको अलग अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, कौन सा? ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, आइए बताते हैं। आप लोग देखिए ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। आप याद रखें, वैसे इसके दो नाम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दो नाम है, आप लोग याद रख लेंगे, ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर किसको कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनको बहुत ही जल्दी, आपने देखा बोला ना बोलते हैं ना अ, इ, उ, इनको बोलने में बहुत ही मतलब चंद सेकंड लगते हैं ना। तो जो स्वर बहुत जल्दी बोले जाते हैं, जिसमें हम कम टाइम लेते हैं, खींचते नहीं हैं, बहुत जल्दी बोलते हैं, स्पीडली बोलते हैं, वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इसी के अपोजिट होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। इसके अपोजिट सेम विपरीत होते हैं। वो क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिनको हम बहुत खींच कर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये 7 प्रकार के होते हैं, 7 तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये हमारे कितने हो गए? 7। इनको हम थोड़ा टाइम लेकर बोलते हैं, खींच कर बोलते हैं, तो इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है, हम खींच कर बोलते हैं, उन स्वर को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। आप नाम से ही पहचान रहे होंगे, दीर्घ स्वर मतलब खींच कर बोलना, टाइम अधिक लेना, ठीक है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगला है हमारा तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किनको कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको खींच कर बोला जाता है। ये और खींच कर बोले जाते हैं, ये स्वर खींच कर बोले जाते हैं। जैसे नमोस्तुते, आपने पढ़ा होगा ना। ऐसे स्वर जिनको खींच कर बोला जाता है, जैसे नमोस्तुते, ठीक। तो ये हमारे मात्राओं के आधार पर थे। जो स्वर थे हमारे 3 भेद थे इसके, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये मात्राओं के आधार पर थे। अब हमारा अगला है हमारा मुख कुहर के आधार पर, यानी हमारे मुख, यानी मुंह जो हम बोलते हैं ना, मुंह से, मुख कुहर के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है इनको। पहला है हमारा विवृत, दूसरा अर्धविवृत या ईशियत, तीसरा है हमारा संवृत और चौथा है हमारा ईशियत या अर्धसंवृत। तो देखिए विवृत क्या होता है? जिसे बोलने में, यानी जिसके उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, जिसके उच्चारण में हम मुंह अपना ज़्यादा खोलते हैं। जैसे आ को आप ज़्यादा खींच कर बोलते हैं ना, आपका पूरा मुंह खुलता है। बोल के दिखाइए, आ, बोले ना, आपके पूरे होठ, पूरा मुंह आपका खुल रहा है, आ, तो इसके उच्चारण में आपका मुंह पूरा खुल जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? विवृत। यानी जिनके उच्चारण में मुख खुल जाता, अधिक खुलता है, ज़्यादा खुल जाता है, वो क्या होते हैं? विवृत होते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा ईशियत या
अर्धविवृत आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईषद तो आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन अर्धविवृत से आप लगा लेंगे कि अर्ध मीन्स आधा यानी कम। ठीक है, तो आधा या जो कम मुंह खुले या फिर आधा मुंह खुले, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धविवृत कहते हैं। जैसे ए ए, ठीक है ना, ए यानी ए, जो ए है हमारा ए सी डी वाला ए है, इसमें हमारा मुंह कम खुला, अर्धविवृत। तीसरा है हमारा संवृत। संवृत मतलब आधा मुंह या बंद या संकीर्ण रहता है, यानी हमारा आधा मुंह बंद रहता है। ई जो बड़ी ई है, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करके बोल के देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा। आधा मुंह हमारा बंद रहता है, संकीर्ण मतलब बंद रहता है, कुछ हल्का सा खुला होता है। जैसे ई, इसमें भी देखिए आपका बहुत कम मुंह खुला हुआ है ना, अधिकतर आपका मुंह बंद ही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संवृत। जिसमें हमारा आधा मुंह बंद रहता है या संकीर्ण रहता है, उसे क्या कहते हैं? संवृत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा ई, बड़ी ई। ठीक है, लास्ट है हमारा ईषद या अर्धसंवृत। तो ईषद क्या होता है? मुख यानी मुंह हमारा कम या लगभग बंद ही रहता है, बंद के कगार पे रहता है ए। ईषद यानी अर्धविवृत और अर्धसंवृत सेम ही होते हैं, इसमें हमारा मुंह कम खुलता है, या तो आप कह सकते हैं कि कम खुलता है, या कह सकते हैं लगभग बंद ही रहता है, ए। तो अभी हमने बात की मुख कुहर के आधार पर, यानी मुंह के आधार पर 4 भागों में थे, हमने उनको स्वरों को पहचान लिया। अब अगले उस पर चलते हैं। तीसरा है हमारा जी हाँ की स्थिति के आधार पर। जी हाँ कैसे कहते हैं? जीभ। जी हाँ की स्थिति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा अग्र स्वर। अग्र यानी जो आप जब बोलेंगे इसको अपनी जीभ से, तो ये स्वर आगे की ओर से बोले जाएंगे। जैसे ई, इसमें आपका जो जीभ का पार्ट है, जी हाँ यानी जीभ जो है, इसका शुरू का पार्ट ये है। आप बोल के खुद से देखेंगे ना, ई ए, यानी आपका जो जीभ का फ्रंट है, आगे का अग्र भाग है, उसका यूज़ करके आप इसको बोल पा रहे हैं ना, ई ए। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड मध्य स्वर। मध्य स्वर में मतलब बीज का होता है ना, मध्य बीज कहते हैं, मध्य को बीज बोला जाता है। बीच में य बोल के देखिए, मेरे साथ बोलिए, य। आपकी जीभ बीच में रुक गई है ना इधर गई ना उधर गई, बीच में अटक गई है, ना ही आगे गई ना ही पीछे गई, बीच में रुक गई, यानी य, मध्य स्वर। ठीक है, तीसरा हमारा था पश्च स्वर। पश्च का मतलब पीछे की ओर, कहते हैं ना बैक साइड, पीछे की साइड, यानी जो जीभ का आपका जो बैक साइड है, जो सबसे लास्ट का पार्ट है पीछे का, आपकी जीभ आपको देखे ना, उसको निकाल के फ्रंट में और बीच में और फिर पीछे की साइड, तो इसमें बोलते हैं ना आ। आप बोल रहे होंगे ना, तो आपकी आवाज़ पीछे से, जो हलक नहीं होता आपका, आप खाना खाते हैं पीछे की साइड, जहाँ सलीवा होती है, आपकी लार निकलते हैं आप, तो आप बोलेंगे उसको आ। देखिए पीछे से आवाज़ आ रही है ना, फिर बोलो अ, भी आ रही है ना पीछे से, उ, ये पीछे से आवाज़ें आ रही है ना, तो इनको क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर। तो जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अभी हमने पढ़े हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब चलते हैं चौथा, जो चौथा प्रकार है हमारा, वो है हमारा ओष्ठ, यानी होठों के आधार पर। जो ओष्ठ होता है ना, ओष्ठ मीन्स होठ होते हैं, होठ के आधार पर 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला अवृत्तमुखी, दूसरा वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो हमारे होठ होते हैं वो गोलाकार, या तो गोल या वृत्तमुखी, वृत्त आपने सर्कल देखा होगा, या गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं बन पाते। ठीक है, ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? अवृत्तमुखी। मीन्स आपके होठ उसको बोलने पर गोल नहीं होंगे, वृत्त की आकृति के नहीं होंगे, तो उसको हम बोलते हैं अवृत्तमुखी। जैसे अ, आ, इ, ई, ए, अए। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलिए। आपने ये 6 बोले, लेकिन आपके होठ कैसे रहे? खुले हुए रहे, लेकिन गोल नहीं हुए, सर्कल जैसे नहीं हुए,
तो ये वृत्त नहीं बना पाए, तो इनको हम क्या कहेंगे, अवृत्तमुखी, यानी शुरू में ही अ लग गया है, यानी बिना बिना गोलाकार या बिना वृत्तमुखी स्वरों को हम अवृत्तमुखी कहते हैं, जिसमें हमारे होठ गोलाकार या वृत्त की आकृति में नहीं होते हैं। ठीक हो गया। इसका सेकंड हमारा है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी आप नाम से ही जानते हैं, जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, गोल हो जाते हैं, सर्कल बन जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे उ, आप बोले छोटा ऊ, उ, ऊ। देखें, आप खुद बोलें, आपके दोनों होठ जो है सर्कल बना रहे हैं ना, उ, ऊ, ओ। आपने तीनों को बोला ना, तो ये कैसा कर रहे हैं, ये सर्कल बना रहे हैं, गोलाकार हो गए। इसमें आपके होठों की आकृति कैसी हो गई है, गोल हो गई है। तो ऐसे उच्चारण में जिसमें आपके होठ गोलाकार हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्वर जिसमें आपके होठ गोलाकार हो उसे वृत्तमुखी कहते हैं। अब हमारा लास्ट है नंबर 5, अनुनासिकता के आधार पर। जी हाँ, अनुनासिकता के आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो दो प्रकार के हैं। हमने उसको दो भागों में विभाजित किया है। पहला है निरानुसाक्ता, थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा पहली बार पढ़ने पर, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा, बस आपको ध्यान से बैठ के सुनना है। निरानुसाक्ता। दूसरा है आपका अनुनासिकता। निरानुसाक्ता मतलब जिनके उच्चारण से हवा केवल मुंह से निकले। जब आप उनका उच्चारण करें, आप उसको बोलें, अपने मुंह से बोलें, तो आपकी जो हवा है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, मुंह से निकलती हुई आपको प्रतीत हो। मुंह से बोलने पर मुंह से हवा निकले, उन स्वरों को बोलने पर मुंह से हवा निकले, तो ऐसे स्वरों को, यानी ऐसे स्वरों के उच्चारण को हम निरानुसाक्ता कहते हैं। जैसे अ, आ, इ। इसमें जो आप बोल रहे हैं ना, ये स्वर बोल रहे हैं ना आप, अ, आ, ई, इसमें आपकी जो आवाज़ निकल रही है ना, आवाज़ के साथ जो हवा आ रही है आपके मुंह से, वो सिर्फ और सिर्फ मुंह से आ रही है उच्चारण करने पर। तो सिर्फ और सिर्फ मुंह से जब हवा आए, तो ऐसे स्वरों के उच्चारण को हम लोग क्या कहते हैं, जी हाँ, निरानुसाक्ता। ठीक है। इसका अगला है हमारा अनुनासिकता। अनुनासिकता मीन्स हवा जब आप उसको बोलें, उसका उच्चारण करें, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हवा नाक और मुंह दोनों से निकले। हवा नाक और मुंह दोनों से निकले। ठीक है। तो ऐसे स्वरों के उच्चारण करने पर जब हवा नाक और मुंह दोनों से निकले, हम उसको बोलते हैं, ऐसे स्वरों को, अनुनासिकता। जैसे अंग, आप बोले ना, नाक से भी टकरा रही है आपकी आवाज़ ना, अंग, इंग, आंग, बोलिए ना, आवाज़ आ रही है, अंग में नाक और मुंह से टकरा कर आवाज़ निकली, यानी दोनों से निकल रही है। तो जब नाक और मुंह दोनों से आवाज़ निकले, टकरा कर निकले, ऐसे स्वरों के उच्चारण पर जब हवा जो है नाक और मुंह दोनों से टकरा कर निकलती है, तो ऐसे स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं, जी, अनुनासिकता। क्या कहते हैं, अनुनासिकता। तो ये हमारे कुछ 5 भाग थे, कौन कौन से स्वरों को किस तरीके से बोला जाता है, किसके कितने भाग होते हैं, किसको क्या कहते हैं, और एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो सब बताएं। अब कुछ व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को हम लोग देख लेते हैं। इजी हैं, आपके ये एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, आपको याद होने चाहिए, बहुत इजीली वे में हम लोग याद कराएंगे। देखिए हमारा है कंठ। कंठ क्या होता है, जो सीधा मुंह से निकले, यानी कंठ से निकले। जैसे क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है। अगला है हमारा तालु, यानी जीभ और तालु से टकराए। आप कोई भी चीज़ बोलें तो वो हमारे जीभ और तालु से टकरानी चाहिए। जैसे च, छ, ज, झ, अय। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, तालु और होठ के बीच का भाग मूर्धा होता है। ठीक है ना, तालु और होठ के बीच का भाग हमारा क्या होता है, मूर्धा होता है। ठीक है, जहाँ से हमारा उच्चारण होता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा दंत। दंत क्या होता है, जीभ और दांतों के पिछले भाग, यानी जीभ और दांतों के पिछले भाग से जब हम उच्चारण करें तो आवाज़ आनी चाहिए। जैसे त, थ, द, ध,
न, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हमारा ओष्ठ, यानी दोनों होठों को मिलाने पर जो उच्चारित हो। जब हम बोलें तो हमारे दोनों होठ मिलने चाहिए, जैसे प, प, ब, भ, म, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा नासिका, यानी जिसके उच्चारण वायु से निकले। जिसका हम उच्चारण करें तो हमारी जो वायु है वो नाक से निकले, जैसे ड, अय, ड़, न, म, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा कंठतालु। कंठतालु क्या होता है? कंठतालु होता है हमारा कंठ और मुंह, यानी कंठ या मुंह एक ही चीज़ हुई। कंठ या मुंह और तालु से मिलकर जो उच्चारित हो उसे हम क्या कहते हैं? कंठतालु, जैसे ए, ऐ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी होठ दोनों से मिलकर उच्चारित हो, कंठ और होठ दोनों से मिलकर उच्चारित हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंठोष्ठ। यानी कंठ और होठ दोनों से मिलकर जो उच्चारित होगा उसे कंठोष्ठ कहते हैं, जैसे ओ, औ, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा दंतोष्ठ। क्या होता है हमारा? यानी दंत और ओष्ठ इनसे मिलकर उच्चारित होता हो, जैसे व, ये हमारे दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर उच्चारित हो रहा है व। संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? ऐसा व्यंजन, ऐसा वर्ण जिसमें मुंह के दो उच्चारण स्थानों को पास लाकर एक बहुत ही तंग खोल से हवा को बाहर धकेला जाए। मीन्स बहुत, जैसे होता ना कि मुंह के दो उच्चारण को पास लाकर एक बहुत ही टाइट हवा के साथ बाहर धक्के से धकेला जाए, बहुत जोर लगाने पर टाइट हवा कम एरिया से भेजा जाए, उसको हम क्या कहते हैं? संघर्षी से ख, ग, फ, व, स, ज, श, ह, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? बहुत ही कम जगह में तंग जगह है, उसको हम हवा को क्या कर रहे हैं? बाहर धकेल रहे हैं, संघर्ष के साथ धकेल रहे हैं। तो ऐसे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का जो आगे का अग्रभाग है वो हमारे मसूड़े को स्पर्श करे। किसको स्पर्श करे? हमारे मसूड़े को। और जो हमारी वायु है, वो जो हवा निकल रही है वो अवरुद्ध हो जाए, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं जी। जैसे ल, इसमें जो वायु है, जो हवा है हमारे मुंह की, वो हमारी जी हाँ यानी जीभ के बगल से निकल रही है, ठीक है। ल, ल यानी जो हवा है वो हमारी जीभ के बगल से निकल रही है। तो ऐसे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। अब है हमारा प्रकंपित व्यंजन जी। कैसे व्यंजन? प्रकंपित व्यंजन जिन व्यंजन वर्गों का उच्चारण करते समय जो जीहा है, हमारी जीभ है, 2-3 बार कंपन करे, कंपित हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और जो प्रकंपित व्यंजन होते हैं इनको लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। 2 नाम होते हैं इसके, चाहे प्रकंपित व्यंजन याद रखें या लुंठित। एग्जाम में अगर आपका कोई भी आता है, लुंठित आता है तब भी प्रकंपित वही हुआ आपका, प्रकंपित आता है लुंठित, दोनों सेम है तब भी आपका वही हुआ। तो इसमें जो हमारी जीभ है वो उच्चारण करते समय 2-3 बार कंपन करती है, तो ऐसे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब है हमारा लास्ट आज का अर्धस्वर जी। हमारा आज का लास्ट है अर्धस्वर। अर्ध आप जैसा जानते हैं, अर्ध मीन्स आधा, आधा स्वर, यानी आधा स्वर कैसे? ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो अधिक ऊपर की ओर उठती है लेकिन पूरी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, यानी उसके बीच में जो रास्ता है वो, उसमें क्या हो जाता है? मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। जैसे अर्धस्वर में जैसे आपका क्या हो जाएगा? य, व, बीच में रोक दिया ना, मार्ग जो है इसका रास्ता जो है वो रोक दिया है, तो उसको हम अर्धस्वर कहेंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना हिंदी वर्णमाला, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार और उसके कितने कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किसको क्या कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते